This is Audio Gyan, and I am your host Kedar Nimkar. Welcome to a deep dive into the minds of luminaries from the Indian creative world. Potter Stewart, an Associate Justice of US Supreme Court, once said, "Censorship reflects a society's lack of confidence in itself. Censoring artists, intellectuals is not a new thing." And today, to discuss more about censorship, we have Ajit Rai with us on AudioGyan. I've consciously decided to keep his introduction super short since I wouldn't do justice in talking about his huge body of work in the last 3 to 4 decades. All about him in the show notes. And just for context, Ajit is an Indian film and theatre critic, writer, cultural journalist, and a director, advisor, and founder of many Indian film festivals. We'll be talking about banning and censorship in the films in the Indian context, and this episode will be bilingual, mostly in Hindi. Listeners have to also bear with my Hindi questions, but Ajit sir will hopefully cover my shortcomings. So welcome Ajit sir. Thank you for giving your time, and it's a real honor to have you on AudioGyan. Thank you. तो सर, जैसे मैंने कहा कि टॉपिक रखा है सेंसरशिप के ऊपर और मैंने कुछ सवाल सॉर्ट ऑफ सोचे हैं. सो आई विल स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग बहुत ही लाइक शुरू का सवाल कि व्हाट इज सेंसरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म्स, एंड लाइक वी हैव सीन जनरली establishments are really worried or they need a control and they ban things and they keep these censorship things. तो उसके साथ शुरुआत करते हैं कि ये censorship होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है. देखिए, उससे पहले मैं आपको अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूं कि मैं चूंकि 15 सालों से कान फेस्टिवल कवर कर रहा हूं, तो कान फिल्म समारोह में जब सुधीर मिश्रा से मैंने पूछा कि भारत में वैसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं जैसी यहाँ दिखाई जा रही हैं, जाहिर है मेरे सवाल का मतलब ये था कि जो कान फिल्म फेस्टिवल में एब्सोल्यूट आइडियोलॉजिकल फ्रीडम की फिल्में आती हैं, जहाँ कोई सेंसरशिप होती नहीं है. हालांकि दुनिया के जितने बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं और हिंदुस्तान में भी हैं, हमारा जो ईफी गोवा है, तो उसमें अनसेंसर्ड फिल्में दिखाई जाती हैं. तो उनका, लेकिन सुधीर मिश्रा का जो कहना था कि भारतीय फिल्मकारों को वैसी आज़ादी नहीं है जैसी अमेरिकी यूरोपीय फिल्मकारों को हासिल है. यह पूछे जाने पर कि क्या यह दबाव सेंसर बोर्ड की सख्ती के कारण है, तो उनका कहना था कि नहीं, यह भारतीय समाज की मानसिक बनावट के कारण है. साफ है कि सेंसर बोर्ड पर जब भी बहस होती है, हम बुनियादी मुद्दों से भटक जाते हैं. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है, एक बार फिर हमेशा चर्चा में रहता है और हमेशा कुछ न कुछ उसमें होता रहता है. अभी ताजा चर्चा, इससे पहले कि मैं उसकी थोड़ा सा पुराने में जाऊं, ताजा चर्चा ओ माय गॉड 2 फिल्म को लेकर हो रही है. और उससे पहले चूंकि उसने आदि पुरुष को पास कर दिया था और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और सवाल उठने लगे कि सेंसर बोर्ड ने आदि पुरुष को इस सर्टिफिकेट कैटेगरी में पास क्यों किया. तो उसके बाद फिर सेंसर बोर्ड मतलब डरा हुआ था और उसने ओ माय गॉड 2 को ए सर्टिफिकेट से पास किया. इससे बड़ी आयरनी कुछ नहीं हो सकती कि जो फिल्म किशोरों, एडोलसेंट्स के लिए बनी है, उसको एडोलसेंट्स ही नहीं देख सकते कानूनन. तो ये सब आगे आया है. लेकिन और उसमें भी एक बार देखिए कि पिछले दिनों जब चर्चाएं हुई, तो नोबेल लॉरिएट जो हैं अमर्त्य सेन, उन पर सुमन घोष की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन. उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना किया था और उसने कुछ शर्त रखी थी कि इसमें कुछ शब्दों को मौन कर दिया जाए, साइलेंट कर दिया जाए. वे शब्द थे गुजरात, गाय, हिंदू, इंडिया और हिंदुत्व. सेंसर बोर्ड का कहना है कि जिन संदर्भों में फिल्म में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उससे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के कई कानूनी दिशा गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है. अब मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान में सेंसर बोर्ड की जरूरत कैसे पड़ी. 1912 में, 1912 में अमेरिका से एक फिल्म आती है जिसे हिंदुस्तान में दिखाया जाता है. जैसे कि आपको पता होगा कि 1896 में फरवरी में हम पहली फिल्म इंडिया में दिखाई गई वाटसन होटल में, जो लूमियर्स की फिल्म थी, जिसमें अराइवल ऑफ ए ट्रेन था, वर्कर्स लिविंग इन फ्रॉम लूमियर्स फैक्ट्री थी और बहुत सारे रील्स थे. उसके बाद फिल्में आनी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ. तो उसमें बताया गया उस अमेरिकन फिल्म में कि 1857 का की जो म्यूटिनी हुई थी, उसमें अंग्रेजों ने कितना दमन और उत्पीड़न किया था. तो उससे विद्रोह और फैला. तो ब्रिटिश सरकार ने उस फिल्म को बैन किया यहाँ पहली बार.
और इंडियन जो फिल्म पहली बार हिंदुस्तान में बैन की गई थी उसका नाम था विदुर, महात्मा विदुर। वो फिल्म 1921 में थी और सिर्फ इसलिए बैन की गई क्योंकि 1921 में हमारा फ्रीडम मूवमेंट बड़ी हाइट पर था और उसमें महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी। तो महात्मा विदुर का जो कैरेक्टर कर रहा था अभिनेता, उसका गेटअप महात्मा गांधी से मिलता जुलता। उसके बाद हमारे देश के उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का। तो आप देखिए मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में और लाहौर में सेंसर बोर्ड बने और वहां पर जो उसका चीफ बनाया गया, ये बड़ा रिडिकुलस है कि पुलिस कमिश्नर को उसका चीफ बनाया गया और उसमें मैंने फर्जी तौर पर कहें या खाना पूर्ति के लिए उसमें कोई डॉक्टर को रखा गया, एक एकेडमिशियन को रखा गया, टीचर को रखा गया, ये सब रखा गया, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट उस पुलिस के कमिश्नर का होता था क्योंकि जिस फिल्म को वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समझता था उसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बताकर उसको बैन कर देता था या सेंसर हो जाती थी। लेकिन आगे चलकर जो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1952 का एक टेलीग्राफ एक्ट बना, बाद में उसमें संशोधन हुए और अभी भी उसमें कई संशोधन और रिफॉर्म अमेंडमेंट की जरूरत है। तो सेंसरशिप ये है कि हम किसी विचार को कला में या किसी भी कलाकृति को आने से जो चीजें सरकार समझती है कि वो उसके खिलाफ है, और वो किसके नाम पर समझती है खिलाफ है, सरकार ऐसे नहीं कहेगी कि हमारे खिलाफ है, वो कहती है कि जो चीजें सरकार के खिलाफ है उसको वो दिखाने से मना करती है। और ये कि इसमें किसी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड या किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार, जो पार्टी पावर में रहती है वो डरती है खुले विचारों से। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा केस आया था कि बहुत पहले पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके जमाने में जयपुर में किसी ने एक कविता लिखी थी जो नेहरू के खिलाफ गई थी और वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके 60 साल बाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि ये गलत एक्शन था सरकार का और उसको पूरे मुआवजे के साथ वो भुगतान किया गया। अच्छा। तो सेंसरशिप बहुत तरह से हमारे समाज को ऑपरेट करती है और यहाँ हिंदुस्तान में तो फिर भी थोड़ी बहुत आजादी है। आप ईरान में देखिए, आप इराक में देखिए, आप सऊदी अरबिया में जो अभी अभी शुरू हुआ है सिनेमा, 3 साल पहले सऊदी अरबिया में था ही नहीं क्योंकि वहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, मक्का मदीना है। उसके क्राउन प्रिंस का जो डॉक्यूमेंट है 2030 उसमें उसने कहा कि हम सिनेमा को लाएंगे और 18 अप्रैल 2018 को उसकी राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला सिनेमा हॉल खोला उसने। और तब अभी 2 साल पहले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है जेद्दा में। तो वहां सेंसरशिप तो अलग तरह का है और दूसरे भी कट्टरता की कोई सीमा नहीं होती है। तो खैर मैं आगे ये बोल रहा था कि जिन फिल्मों को लेकर मैं कुछ आपको बस रेफरेंस दे रहा हूं कि सबसे पहले हमारे यहाँ जब ये बवाल तब उठा जब अनुराग कश्यप की फिल्म आई थी ब्लैक फ्राइडे, 2003 वगैरह में आई थी। वो 3 साल तक सेंसर में फंसी रही और ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जा रही है और दुनिया के फिल्म स्कूलों में उस पर स्टडी हो रही है। उससे पहले एक फिल्म तो रिलीज होने ही नहीं दिया गया जो अनुराग कश्यप की जो उससे पहले की फिल्म थी, उसका नाम है 5। के मेनन और काफी लोग थे उसमें। उसको हमने फेस्टिवल में देखा था और उस पर मैंने लिखा भी था कि वो जर्मनी के फिल्म नोवार ग्रामर से संचालित फिल्म है। तो खैर, तो वहां से वो, लेकिन अनुराग कश्यप ने क्या किया उस सेंसरशिप का सामना करने के लिए कि उसने 5000 डीवीडी बनवाई और पूरे यूरोप अमेरिका के डीवीडी शॉप्स को फ्री में बांट दिया और कहा कि आप जिससे जितनी कमाई हो आप लोग खुद ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी फिल्म को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करो अपनी दुकान पर। वही अनुराग कश्यप की एक इंटरनेशनल फॉलोइंग बनती दिखाई देती है। और फिर जब उनकी फिल्म उड़ता पंजाब आई तो उस समय भी देख लीजिए, उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, संभवतः कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस और मैं सिर्फ इसको पार्टी लाइन से निकालना चाहता हूं इस डिबेट को कि हमारे बहुत सारे वामपंथी मित्र लोगों का कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है, हमें दूसरे पक्ष पर भी देखना चाहिए। अब आगे देखिए, जो ये प्रकाश झा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी अलंकृता श्रीवास्तव की, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, उस पर भी बहुत विवाद आए
और एक तो हद तो तब हो गई जबकि राइट विंग के ही फिल्म डायरेक्टर हैं हमारे मित्र डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इन्होंने काशीनाथ सिंह की एक कहानी मोहल्ला 80 पर फिल्म बनाई, मोहल्ला 80 नाम से। पांडे कौन कुमत तो है लागे कहानी का नाम है, उस पर एक फिल्म बनी। सनी देओल उसमें लीड रोल में थे। अब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कोर्ट में जाना पड़ा उसको पास कराने के लिए, और कोर्ट से निकलकर वो फिल्म करीब 10 साल, बहुत सालों बाद सिनेमा हॉल तक पहुंची थी। अब इस समय ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कह रहे हैं कि भारत में अब सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है और फैसला दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए। और आगे इस पर विचार करने से पहले हमें एक नजर इतिहास पर भी डालनी चाहिए कि विश्व सिनेमा में, यानी कि दुनिया के इतिहास में पहली बार सेंसर बोर्ड की जरूरत कब और कहां आई है। हालांकि इंग्लैंड में 1912 में एक बोर्ड बना, सिनेमा को कैटेगरी देने के लिए बना, वो तो अलग तरह की थी। लेकिन अमेरिका में आपको याद होगा कि 1915 में अमेरिकी जो सिविल वार थी उस पर एक D.W. ग्रिफिथ की एक हिस्टोरिकल फिल्म आई थी जो कि आज वर्ल्ड क्लासिक मानी जाती है। उस फिल्म का नाम है द बर्थ ऑफ अ नेशन। इसमें दिखाया गया था कि जो हमारा महान राष्ट्र जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो सिविल वार में कितनी वायलेंस हुई थी और ब्लैक्स को कितना मर्सिलेस किलिंग की गई थी ब्लैक्स की। तो उस फिल्म के आते ही बहुत सा जगह पर रेशियल कम्युनल राइट्स होने लगे। वहां ब्लैक्स ने सब तोड़ दिए, कारों को फूंक दिया, गाड़ियां तोड़ दी, रेप होने लगे। अमेरिका के 16 में से 10 राज्यों में दंगे भड़क गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म को बैन किया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोशन पिक्चर यानी कि फिल्में विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उत्पाद हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट हैं, कला नहीं, आर्ट नहीं है, और इस पर कलात्मक अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं बनता, इस पर आर्टिस्टिक फ्रीडम का मामला सिनेमा पर नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट का 1915 का दिया हुआ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब और ये फैसला अमेरिका में कब तक चलता रहा, आपको आश्चर्य होगा कि 1915 से 1915 से 1952 तक यही फैसला कायम रहा। तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्टो रोसेलिनी की एक फिल्म मिरेकल पर सुनवाई करते हुए इसे पलट नहीं दिया। भारत में भी सिनेमा एक व्यावसायिक उत्पाद है, कला के सरोकार बाद में आते हैं। यहाँ तो हालत यह है कि यहाँ हमारा सिनेमा जो मुंबईया सिनेमा है, यहाँ सब कुछ सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि बिक सके। कोई महान आदर्श के लिए और महान अभिव्यक्ति के लिए सेक्स, हिंसा, गाली गलौज की भाषा नहीं डाला जाता। यहाँ वो सेल करने के लिए डाला जाता है। राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चेतना और न्याय सब कुछ सिनेमा के लिए एक बिकाऊ माल है। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए बाय एंड लार्ज। लेकिन कुछ लोग देखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री करती है। लेकिन वो हमेशा से गलत इसका ये अपॉइंटमेंट होते रहे हैं जो लोग उसके मेंबर हैं। आप ये बताइए, इसमें सबसे बड़ा जो इसमें गलती होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो अपने वफादार लोगों को उसका मेंबर बना देती है, या तो ऐसी ही बात है। और दूसरा क्या करते हैं ये लोग, सिनेमा से जुड़े लोगों को उसका मेंबर बनाते हैं। तो आप ये क्रिमिनल को ही जज कैसे बना सकते हैं? जज तो दूसरी एक कैटेगरी है ना। तो जिसके बारे में फैसला हमें देना है तो हम ही फैसला दे रहे हैं अपने बारे में। दूसरा क्या, आप देखिए कि ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एग्जामिनीज खुद क्वेश्चन पेपर तैयार करे और खुद ही एग्जामिनर बन जाए। तो दुनिया में कहीं भी सिनेमा व्यवसाय से जुड़े लोगों को सेंसर बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाता। अच्छा, आई रिपीट, दुनिया के किसी देश में फिल्म व्यवसाय के प्रोफेशनल लोगों को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें यूरोप में सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिल्म क्रिटिक होते हैं और एकेडमिशियन होते हैं। और इसी तरह के लोग फैसला करते हैं कि फिल्म का समाज पर क्या असर पड़ेगा। एक चीज और समझने की है कि अक्सर हमारे फिल्म मेकर ही सेंसर बोर्ड से काट छांट का सुझाव मांगते हैं। फिल्म निर्माताओं को या तो यूए प्रमाण पत्र चाहिए ताकि उनकी फिल्में टेलीविजन चैनल पर दिखाई जा सके, जिससे उन्हें मोटी कमाई होती है। वे बेचने की कला में माहिर हैं, उन्हें नैतिकता या सामाजिक मूल्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है। लोग जो
दावा करते हैं, और यदि है भी तो वहीं तक जहां तक इन्हें बेचा जा सके। यदि फिल्म एक व्यावसायिक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो उसे कलात्मक अभिव्यक्ति की आजादी से नहीं जोड़ा जा सकता। सेंसर बोर्ड से जुड़े मामले में यही बुनियादी चूक होती रही है। जब भी हम इस पर बहस करते हैं तो ये हमसे चूक होती रही है। यह भी एक मिथ्या धारणा है कि सेंसर बोर्ड फिल्मों पर कैंची चलाता है। वह कैंची नहीं चलाता, वह सुझाव देता है कि यदि फिल्म निर्माता को यू या यूए प्रमाण पत्र चाहिए तो उसे फिल्म में क्या क्या हटाना होगा, जो सेंसर बोर्ड के अनुसार कानूनी रूप से वांछित है। सेंसर बोर्ड के फैसले को मानना फिल्म निर्माता की मजबूरी नहीं है। वह पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है, या रिव्यू ट्रिब्यूनल में जा सकता है, या अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उसके सामने ऑप्शन खुले हुए हैं। तो उसको चूंकि यदि, अब जैसे देखिए ओ माई गॉड का उदाहरण है, फिल्म 2 का उदाहरण लीजिए। उसने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की ए सर्टिफिकेट के साथ। यदि उसको यूए सर्टिफिकेट मिला होता तो उसकी कमाई 80 करोड़ बढ़ जाती। और तो उसे सिर्फ उस सर्टिफिकेशन के कारण, हालांकि हो सकता है जनता कह रही है, बहुत सारे क्रिटिक कर रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म के साथ अन्याय किया है, और लोगों का यह भी कहना है कि सेंसर बोर्ड को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसको यूए सर्टिफिकेट देना चाहिए। अब देखिए, भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में फिल्मों से जुड़े एक मामले से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब देखना है कि सरकार अभी फैसला ही नहीं ले रही। एक तो हमारी सरकार की प्रायोरिटी में सिनेमा नामा आता नहीं है। देखिए, सरकार जो हमारे देश में क्या हो रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी 24 घंटे एक इलेक्शन मोड में रहती है। कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है, तो उसमें आपकी प्रायोरिटी अलग हो जाती है। तो उसमें आप सरकार क्या फैसला करेगी। अभी आपके बहुत सारे लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, व्हाई वी शुड कॉल इट इंडस्ट्री। अब मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं यदि जूते की फैक्ट्री खोलूं तो सरकार हमें लोन देगी, बैंक हमें लोन देगा। मैं यदि फिल्म बनाने जाऊं तो बैंक हमें लोन नहीं देगा। तो इंडस्ट्री मान्यता की पहली शर्त यह है कि हमें लोन मिलेगा। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, आपको भी शायद नहीं होगी ये जानकारी कि इंडस्ट्री क्यों नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। ये एक फिल्मी दुनिया का बहुत छोटा टर्नओवर है। कई लोग इसको कहते हैं केवल 5,000 करोड़ का बिजनेस है आपका मुंबईया सिनेमा। 5,000 करोड़ का बिजनेस तो हॉलीवुड की, डिज्नी की और स्टार की 2 फिल्में कर लेती हैं साल में। तो ये उसमें बहुत ज्यादा हमने, चूंकि हमारे वर्नाकुलर मीडिया ने और इंग्लिश मीडिया ने सिनेमा को बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट कर दिया है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। बट एनएफडीसी उसी के लिए थी, राइट? ताकि थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मिले। देखिए, एनएफडीसी का बहुत मार्वलस कंट्रीब्यूशन है। एनएफडीसी 1980 में बनी थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और उस समय जब हिंदुजा ब्रदर्स ने, मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारा बॉलीवुड जो बना है उसे हिंदुजा ब्रदर्स ने बनाया है। मेरी जो किताब है हिंदुजाज एंड बॉलीवुड, उसमें मैंने 20 साल की हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है, जिसमें 1200 हिंदी फिल्मों को हिंदुजा ब्रदर्स ने न सिर्फ फिनेंशियली सपोर्ट किया, बल्कि उसको दुनिया भर में कमर्शियली रिलीज करके हिंदुस्तान के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी पैदा की। उतनी क्रिएटिव इकोनॉमी तो आज तक कोई फिल्म और इधर हुआ पैदा ही नहीं की गई। और इतनी फॉरेन करेंसी आई उस जमाने में। तो ये एनएफडीसी बनी इसलिए कि रिचर्ड एटनबरो से पहले हिंदुजा ब्रदर्स ने करार किया गांधी पर फिल्म बनाने के लिए। तो वो लोग इंदिरा गांधी के करीबी थे उस जमाने में। तो इंदिरा गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हिंदुजा से कहा कि ये देश के स्वाभिमान का मामला है, हम चाहते हैं कि सरकार इसको स्पॉन्सर करे। तो गांधी फिल्म के लिए एनएफडीसी का गठन किया गया और एनएफडीसी उसकी वन ऑफ द बिग प्रोड्यूसर है। उसके बाद से एनएफडीसी, जो देश में 100 से ज्यादा बेहतरीन फिल्मकार पैदा हुए, वो एनएफडीसी के कारण हुए। क्योंकि एनएफडीसी एक लंबी लिस्ट है ग्रेट फिल्म मेकर्स की, जो दुनिया में बहुत जाने पहचाने गए, इसलिए एनएफडीसी बनी। तो अब देखिए, सरकारें, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेंसर बोर्ड के तौर तरीकों में कभी भी सरकारों के बदलने से कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा। किसी पार्टी की सरकार हो, सेंसर बोर्ड के तौर तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो फर्क आपको दिखता है वो भ्रम है। अब देखिए, जो बीजेपी की पहली सरकार बनते, नहीं, आप कांग्रेस के जमाने को लीजिए। कांग्रेस के जमाने में कई फिल्में बैन की गई थी। आपको याद है कि आंधी फिल्म का, एक गुलजार की जो फिल्म थी आंधी, कमलेश्वर ने लिखा था, और उसमें जो सुचित्रा सेन का चरित्र था वो इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। तो आंधी फंस गई।
उसी तरह किशोर कुमार पर बोर्ड लगा दिया, बैन लगा दिया आकाशवाणी ने, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में गाने से मना किया। एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, जिसके जो इशारा कर रही थी संजय गांधी के उत्पातों की, उसको बैन किया गया। एक सीरियल था बूंद बूंद उस जमाने में, जिसमें आलोकनाथ का चरित्र और हुलिया ठीक उसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलता था, वीपी सिंह से, जैसे महात्मा विदुर का हुलिया महात्मा गांधी से मिलता था। वो फंस गई टेलीविजन पर, और जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने अपने हिसाब से किया। फिर बाद में ये जो आप देखिए कि 89 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तो उसने अपने तरह से किया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, अपने तरह से किया। और आगे बीजेपी वाजपेयी जी की जो सरकार आई 98 में, और फिर वो 2004 तक चला दौर, अलग तरह से था। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई 10 साल के लिए, वो अलग तरह से चली। अब उसके बाद जो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है 14 के बाद से, 2014 से, वो अपनी तरह से चल रही है। तो सेंसर बोर्ड के तरीकों में वो ब्यूरोक्रेटिक जो आपको दिखाई देता है डिफरेंस से, पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि हमें ये मान कर चलना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स हार्डली डू विद द सिनेमा बिजनेस। वो एक साइड एक्टिविटी है। पॉलिटिक्स को सिनेमा के स्टार चाहिए केवल चुनाव जीतने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए। सिनेमा के कलाकारों की इज्जत गाने बजाने से ज्यादा पॉलिटिक्स की निगाह में कुछ है नहीं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इसलिए इसको देखकर अब देखिए, बट इतना थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होके भी इतना पर प्रेशर क्यों है कि ये बंद करो, ये बैन करो, ये सेंसर कर दो, ये रिलीज मत करो? मतलब अगर कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिशियंस के नज़र में ये बहुत छोटे सा एक पहलू है, तो इतना क्यों है उसके लिए कि बस वो मीडिया हाइप किए जा रहे हैं? देखिए, वो मीडिया हाइप करने से फिल्म की कंट्रोवर्सी बढ़ती है, प्रचार प्रसार मिलता है। आप एक फिल्म का ऐड देंगे तो उसमें कई लाख रुपए खर्च होते हैं। बिना ऐड के आपको अखबारों में और टेलीविजन में स्पेस मिलती है तो आपका लाखों रुपया बचता है। देखिए, जो ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के जो गठन में, उसके कंपोजिशन में फंडामेंटल चेंज करने की जरूरत है हिंदुस्तान में। वो जब तक आपने, एक तो इसमें फिल्म व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़े लोगों को शामिल करने से बचना चाहिए। दूसरे, इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को बैन करना चाहिए। एक्चुअली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। एक बात पर यहां कभी विचार नहीं किया गया कि समाज के लिए सेक्स अधिक हार्मफुल है या वायलेंस। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। हिंदुस्तानी समाज को अपनी धारणाओं को फिर से एक रीथिंकिंग करनी चाहिए कि इंडियन सोसाइटी के लिए सेक्स ज्यादा हार्मफुल है कि वायलेंस। आपको एक उदाहरण दूंगा। दबंग फिल्म में जिस तरह सलमान खान गुंडों की और बदमाशों की पिटाई करते हैं, उसे देखकर वितृष्णा होती है, डिस्गस्ट पैदा होता है। आप उन दृश्यों को देखिए। अच्छा, दुनिया भर में यह फिल्म वायलेंस के कारण एडल्ट कैटेगरी में प्रदर्शित की गई, जबकि भारत में इसे यूए प्रमाण पत्र के साथ रिलीज किया गया था। आप देख लीजिए, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहां जहां भी ये फिल्में गई हैं ये। लेकिन ओ माय गॉड का केस दूसरा है। ओ माय गॉड 2 हिंदुस्तान में 27 कट्स के साथ रिलीज है और मुस्लिम देशों में सिंगल कट के साथ रिलीज हुई है। ये भी एक जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब देखिए, विश्व सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक फिल्में हिंसा के कारण बैन की गई हैं, सेक्स के कारण नहीं, वायलेंस के कारण बैन की गई हैं। क्योंकि उनके साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट को लगता है कि हमारी नई जनरेशन के लिए जो बच्चों के दिमाग पर जो वायलेंस का जितना खराब असर पड़ता है, उतना सेक्स का खराब असर नहीं होता। और पॉलिटिकल रीजन से तो कहीं भी कोई फिल्म बैन नहीं हुई है डेवलप कंट्री में। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल रीजन से अभी एक फिल्म आई है, रूस की फिल्म आई है, तो उस रूस की फिल्म में KGB के उस दौर को और उससे पहले के उस दौर को, जब स्टालिन का शासन था, तो 10 लाख नागरिकों को, सिविलियंस को शक के कारण मार डाला गया था सोवियत यूनियन में। उस पर एक फिल्म आई है कि जो उसका एक कैप्टन है जो मारता है लोगों को, एक दिन अचानक उसे, और वो क्रिश्चियन है, उसको इल्हाम होता है कि मैं तो बहुत भयानक नरक में सड़ूंगा, तो ये तो गलत है। निर्दोष लोगों को मारा है, किलिंग हुई है।
तब फिर वो क्या करता है कि एक दिन अपने जितने लोगों को मारा है उसकी फाइल उठाकर भाग जाता है, और वो उन सब घरों में, उसमें क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में भी है कि जिसको आपने मारा है यदि उसका कोई सगा आपको माफ कर दे तो आप पाप से और नरक से बच जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ऐसा। और सबके द्वार द्वार पर जाकर खोजता है उन लोगों के परिवारों को। और आपको आश्चर्य होगा कि इस फिल्म की जो मेन प्रोड्यूसर है वो कल्चर मिनिस्ट्री है रसिया की। हाँ, तो वो लोग इतने ऑनेस्ट हैं। या हिटलर ने जो जर्मनी में किया, 60 लाख यहूदियों को मारा, उस पर बॉन में मैंने देखा है जर्मनी में कि हाउस ऑफ जर्मन हिस्ट्री करके एक परमानेंट एग्जीबिशन है जो बताती है कि हिटलर ने कितना अन्याय किया। हमारे देश में आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसी एग्जीबिशन लगेगी कि हमारी पिछली सरकारों ने कितना अन्याय किया? क्योंकि हम ऑनेस्ट नहीं है ना। तो उसमें आप देखिए कि सिनेमा में सेक्स से जितना नुकसान समाज का नहीं हुआ है, उससे अधिक नुकसान वायलेंस से हुआ है। आश्चर्य होता है कि भारत जैसे नॉन वायलेंस लवर सोसाइटी में वायलेंस को इतना बड़ा एक्सेप्टेंस कैसे मिल गया, जिसका असर सिनेमा में अक्सर दिखाई देता है। जमाने से भारतीय सेंसर बोर्ड सेक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही एक इनटॉलरेंट रवैया अपनाता रहा है। आज इंटरनेट और तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी डिवाइसों के जमाने में भी भारतीय सेंसर बोर्ड काफी पुराना नजरिया रखे हुए है। दुनिया भर में यह मान लिया गया है कि मानवता के लिए सेक्स से ज्यादा हार्मफुल वायलेंस है। सेक्स से केवल 2 इंसान प्रभावित होते हैं, पर वायलेंस से हमारी पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है। इसका प्रमाण यह है कि शीत युद्ध के दौरान जब अमेरिका और रूस में कोल्ड वार थी, अमेरिकी और रूसी 2 विपरीत राजनीतिक समाजों में भी जितनी फिल्में हिंसा के कारण बैन की गई, उतनी सेक्स के कारण नहीं की गई। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 अब बहुत पुराना पड़ चुका है। उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। सिनेमा का सीधा संबंध बिजनेस और टेक्नोलॉजी से है। जिस समय यह कानून बना था उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब देश की नई जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की जरूरत है। इसी तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में पूरे फंडामेंटल चेंज की जरूरत है। अमर सेन वाले मामले में जो भी हुआ उसका समर्थन तो किसी हाल में नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत जैसे देशों में जहां आज भी, मैं एक बार और कहूंगा, मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या मैं सेंसर बोर्ड के खिलाफ हूं, यह भी कह सकता हूं। लेकिन एक कंसिडरेशन है कि भारत जैसे देशों में जहां आज भी अधिकतर पॉपुलेशन पॉवर्टी, इलिटरेसी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में जी रही हो, वहां यह कहना एक आत्मघाती होगा कि हमें सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है और सब कुछ जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उतनी मैच्योरिटी हमारे समाज में नहीं आई है। यूरोप में क्या है कि यूरोप में पोर्न प्रतिबंधित नहीं है, है ना, लेकिन वहां की जनता जानती है कि उसको देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ चूंकि मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए आप बिना, एक तो रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, और इसमें साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन और सोशियोलॉजिस्ट और बड़े बड़े एकेडमिशियन को साथ लेकर एक बहस चलानी चाहिए हमारे देश में कि कैसे हमारा फ्रीडम, आर्टिस्टिक फ्रीडम भी सेफ रहे, और कैसे हमारे सोशल नॉर्म्स से मेरा मतलब है कि सोशल ताना बाना, स्ट्रक्चर भी प्रभावित ना हो। और सबसे बड़ा ख्याल हमारे यहाँ बच्चों का किया जाना चाहिए कि वो कैसे, क्योंकि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो एक मोनोलिथिक और वन लाइनर सोसाइटी नहीं है जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में है। आप देखिए इंग्लैंड है या फ्रांस या जर्मनी है, मुझे तो 50 देशों का अनुभव है। उन देशों में मैं देखता हूं कि एक कोने में जैसा है दूसरे कोने में भी वैसा ही है। तो इसलिए वहां होता यह है कि यदि आपके लिवरपूल में कोई चीज घटना घटती है तो आप जाइए तो बाथ में या यॉर्क में या लंदन में या वेल्स में या एडिनबरा में वो सेम एक पूरा का पूरा देश प्रभावित हो जाता है। हमारा देश इतना बड़ा है कि यदि कन्याकुमारी में कुछ घटित होता है तो श्रीनगर उससे अछूता रहता है, और इधर गुजरात में अहमदाबाद में कुछ होता है तो कलकत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस हमारे देश में सेंचुरीज आर लाइंग टुगेदर। जैसे आप बिना किसी टाइम मशीन की सहायता से आप पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में जा सकते हैं और 21st सेंचुरी में भी जा सकते हैं। तो हमारी जो समाज की रियलिटी है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ, मतलब क्या?
देखिए हमारी समाज की जो रियलिटी है वो इतनी डाइवर्स रियलिटी है कि कई समाज ऐसे हैं हमारे देश में जो ट्राइबल हैं, जो पिछड़े हुए समाज हैं, जो सेकेंड सेंचुरी में जी रहे हैं। और कई समाज जैसे बॉम्बे के जो अपर मिडिल क्लास है वो 22nd सेंचुरी में जी रहा है। और इस बीच में पूरा देश है, कोई मध्यकाल में जी रहा है। जैसे मुस्लिम समाजों के कई ऐसे तबके हैं जो अभी मेडाइवल पीरियड से बाहर ही नहीं आए हैं। उसी तरह क्रिश्चियनिटी समाज का केरल में कई ऐसा कट्टर तबका है जो अभी 4th सेंचुरी में पड़ा हुआ है। और हिंदुओं में भी ऐसा है कि कई लोग 5000 साल पहले पड़े हुए हैं। मैंने उसमें एक होता है ना, जैसे कहते हैं कि एक वेद जी की कविता थी जो बिहार के आरा के कवि थे, बहुत कम लोग जानते हैं, कि अभी भी अतीत का गिलाफ ओढ़े कुछ लोग मुर्दा घरों में पड़े हैं, जबकि देश 7वें आसमान पर पहुंचने की तैयारी में है, जबकि देश जिंदगी के करीब खड़ा हो चुका है। तो ये जो अतीत का गिलाफ ओढ़े कुछ लोग और 7 आसमान पर पहुंचने की तैयारी के बीच में हमारी रियलिटी बहुत डाइवर्स है। वो यूरोप अमेरिका की तरह नहीं हो सकती, इसलिए हमें एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की जरूरत होगी। दूसरा, हमारे पास कॉलोनियल हैंगओवर है। हम कोई भी कानूनी काम या सही काम तब करते हैं जब हमें किसी का डर होता है। ये हिंदुस्तानी ब्लड में है। मान लीजिए पुलिस हटा दीजिए आप पूरे देश से, तो आप देखिए कि क्या देश में सिविल वार हो जाएगी। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम जो यूरोप ने हासिल किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, या अमेरिका या रूस ने हासिल किया है, या दूसरे भी और देशों ने किया है, वो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। नहीं, इनफैक्ट आप बता रहे थे कि इवन यूएस में जो 1952 तक चेंज नहीं हुआ था, उसके बाद आपने कहा कि इंडिया में ए, यूए और यू 3 है। इसका मतलब ये होता है कि ए सर्टिफिकेट एडल्ट ही देख सकते हैं फिल्म में। एडल्ट पहले 21 साल के होते थे शारदा एक्ट के मुताबिक, और बाद में राजीव गांधी ने उसको 18 साल किया। अब इस पर मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो 18 साल केवल वोटर के लिए किया या एडल्ट के लिए किया, लेकिन चलिए 18 से 21 साल मान लेते हैं हम। तो ए सर्टिफिकेट वो है। यूए का मतलब है कि बच्चे अपनी पेरेंट्स की निगरानी में फिल्म देख सकते हैं। हाँ, तो 18 साल से। हाँ, मुझे उसी और यू का मतलब है कि सब लोग देख सकते हैं। मुझे उसी में पूछना था कि ये जो PG-13, PG-15, PG-17 है, ये फिर स्पेशली इंडिया के लिए है? नहीं, ये सब तो यूरोपियन के लिए और अमेरिका के लिए। इसमें देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे एक फिल्म का नाम मैं लूंगा आपको, अभी मैंने देखी थी तो मैं बहुत दंग रह गया था उस फिल्म के बारे में। उस फिल्म का नाम अंग ली बहुत बड़े डायरेक्टर है, जिसने क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन ये सब बनाई, जिसने ब्रॉकबैक माउंटेन बनाई। अंग ली ने अभी हमारे यहाँ लाइफ ऑफ पाई बनाई। बहुत सारी फिल्में उनकी डुपर हिट हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई लस्ट कॉशन 2007 में, 2007 में। ये लस्ट कॉशन शंघाई पर, चीन का शहर है शंघाई पर, जापानीज ऑक्यूपेशन के बारे में फिल्म है। और उसमें जापानियों ने 2 करोड़ सिविलियन को मारा था। 2 करोड़ चाइनीज सिविलियन को जापानियों ने मारा था। जापानी बहुत क्रूएल थे। यदि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम नहीं गिराया, मैं उस बम का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अमेरिका किसी भी देश पर बम गिराना कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन यदि अमेरिका ने जापानियों पर बम नहीं गिराया होता था तो हमारे सामने विध्वंस और मास किलिंग्स का ऐसा इतिहास होता कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते। उस पर लस्ट कॉशन फिल्म है, जिसमें बहुत वाइल्ड और बहुत ओपन सेक्सुअल एक्सपोजर्स के सीन है। और उस सीन में से, जैसे चाइना में भी उस फिल्म को रिलीज किया जब अंग ली ने, तो उसके 10 मिनट के सीन को काटा, खुद ही एडिट किया। लेकिन अमेरिका में एक ब्रॉडर रेटिंग हासिल करने के लिए अंग ली ने मना कर दिया अपनी फिल्म के एडिटिंग के लिए, और अमेरिका में एज इट इज उसको +17 करके रिलीज कर दिया। उसी तरह इंग्लैंड में जैसे +12, +17, +14, +16 ये एज की रेटिंग दी जाती है। और रेटिंग का सीधा संबंध आपके फिल्म के बिजनेस से होता है। लेकिन वहां कोई सेंसर बोर्ड ये नहीं कहता कि ये काटो, वो काटो, ये सीन हटाओ, ये सब हम करेंगे। वो जो वहां का जो बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड है, वो फिल्म को देखता है और देखने के बाद वो तय करता है कि ये समाज के कितने साल के बच्चे, नौजवान
उनकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल मैच्योरिटी ये लेवल पर है कि ये फिल्म को देख सके। ये बात है। और फिर इंडिया में ये 3 है, और ओवरऑल सेंसर बोर्ड आपने जैसे कहा कि अक्रॉस द ग्लोब आल्सो CBFC कहते हैं। हाँ, CBFC। तो ये बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा गया है, क्योंकि इसमें आमदनी है, इसलिए कि ये मतलब प्लान था, या नहीं, ये आपका 1952 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, वो कमर्शियल एक्ट के तहत बना है। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स है, जिसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का देता है, वो एक सिटीजन को देता है। एज ए सिटीजन तो बात ठीक है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इस पर मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हुए अमेरिका में, उनका नाम था प्रोफेसर J.H. लास्की। तो वो लास्की के अंडर में हमारे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बने, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो केरल के थे। कलाम? नहीं, कलाम से पहले, बहुत पहले, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, और उन्होंने अपना सफ़र टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था, कोच्चि से। तो उन्होंने PhD की थी, और लास्की ने नेहरू को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उनके लिए चिट्ठी लिखी थी कि आई फाउंड सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। तो उनका नाम अभी याद आ जाएगा। तो वो सब वहाँ से जो वो आए थे, और उनसे बहुत सारी बातें हुई थी। तो उसमें ये बात आई थी कि J.S. लास्की ने एक किताब लिखी है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस की गीता मानी जाती है। उसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स। डेमोक्रेसी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो जैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आप कहते हैं, या एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस कहते हैं, तो मुझे अपना मुक्का इधर से घुमाने का तो आजादी है, लेकिन मेरे मुक्के की आजादी वहां रुक जाती है जहां आपका चेहरा आता है। तो इसको जो डिसिप्लिन और फ्रीडम, इसके जो बैलेंस को हमें सीखना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान ने नहीं सीखा है अभी। यूरोप में सीखा। यूरोप का मेरा अपना निष्कर्ष है कि यूरोप क्यों इतना आगे है, क्योंकि उसने एक साथ डिसिप्लिन और फ्रीडम को माना है। अब देखिए ना, वहां फ्रीडम इतना बड़ा है, लेकिन डिसिप्लिन भी उसी तरह से है। वहां रेलवे स्टेशन पर और मेट्रो स्टेशन पर आप देखिए कि कोई भी आपको धक्का मुक्की नहीं करता दिखेगा। भयानक भीड़ में भी कोई धक्का नहीं करता। वो इंतजार करते हैं कि आप पहले चढ़ जाएं, फिर दूसरी ट्रेन आएगी तो चढ़ेंगे। हमारे यहाँ लोकल में देखिए, मुंबई की लोकल स्टेशनों पर क्या होता है। मैंने हम एक अभावग्रस्त देश के नागरिक हैं, तो हमें लगता है कि अब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। तो सर, ऑब्वियसली मतलब ये तो बहुत बड़ा विषय है, और हम बहुत देर, मतलब मैंने तो बहुत सारे प्रश्न निकाले थे, बट लेकिन आप अपने प्रश्न पूछिए, संक्षेप में उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। हाँ। तो ये जो एक्चुअली सेंसर बोर्ड, आपने बताया कि कैंची चलाने की उनका हक नहीं है, तो ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है? मतलब अगर मैंने एक फिल्म बनाई, तो मुझे पहले उनके पास दिखाना पड़ेगा पब्लिक रिलीज के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हाउ डज इट वर्क? देखिए, जो ऐसा होता है कि जितने हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उसके लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसका एक प्रोसेस है कि जितने भी फिल्म फेस्टिवल हैं, चाहे इंटरनेशनल या नेशनल, उसकी एक प्रीव्यू कमेटी होती है। वो फिल्म को देखती है और उसको तय करती है सिग्नेचर के साथ कि ये फिल्म हमारे फेस्टिवल में दिखाने लायक है, और वो उन फिल्मों की लिस्ट और डिटेल अपने सिग्नेचर और रिकमेंडेशन के साथ INB मिनिस्ट्री को भेजती है। वहाँ एक डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है जो उसको अप्रूव कर देता है। तो किसी भी फिल्म फेस्टिवल के लिए सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक नया कानून मैंने सुना है कि आया है, जिसमें कि PVRs में और पब्लिक PVR को पब्लिक प्लेस माना गया, या जो कमर्शियल थिएटर है, मल्टीप्लेक्सेज, उनमें कोई भी चीज आप बिना सेंसर सर्टिफिकेट के नहीं दिखा सकते। कोई भी फिल्म, मतलब एड भी और प्रोमो भी दिखाना है तो उसको आपको सेंसर करवाना होगा, ऐसा कहा जा रहा है।
अब सेंसर बोर्ड का क्या है कि आप अपनी फिल्म के सेंसर के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने सर्टिफिकेशन के लिए, सेंसर शब्द थोड़ा गलत है, आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। वो सर्टिफिकेशन सिर्फ यूए और ए कैटेगरी की होती है। तो यदि आप सेंसर वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें और जो बोर्ड बैठता है जिसका अध्यक्ष होता है, जैसे अभी प्रसून जोशी उसके अध्यक्ष, इससे पहले पहलाज निहलानी थे, इससे पहले कांग्रेस के जमाने में वो थी लीला सैमसन थी, बहुत सारे, मैंने किसी को भी वो अध्यक्ष बना देते हैं सेंसर बोर्ड का। तो चलिए, सेंसर बोर्ड चूंकि पॉपुलर टर्म है तो हम इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका बोर्ड उन फिल्मों को देखता है और देखकर वो ये तय करता है, तो प्रोड्यूसर तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि ये सर्टिफिकेट मिले। तो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी ए सर्टिफिकेट की फिल्म को यूए दे दिया जाए। तब वो बोर्ड मेरे हिसाब से कुछ सुझाव देता है कि यदि ये चीज हटा दे तब हम वो यूए सर्टिफिकेट देंगे या यू सर्टिफिकेट देंगे। नहीं तो हाँ, सेंसर बोर्ड जैसे हमारे देश में लाल फीताशाही है, शुरू से रही है, वो पंडित नेहरू के जमाने से रही है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई फर्क नहीं है। तो वो उसको लटका सकती है उसको, लेकिन जैसा कि मैंने कहा पहले कि आप पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं फिल्म के रिलीज के लिए। सर, ये आपने अभी कहा ना कि लटका सकते हैं, मतलब क्या एग्जैक्टली कि ये सीन हटाई दो, ऐसे अड़ जाते हैं फिल्म के खिलाफ। सेंसर बोर्ड या जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, जो वो यदि फिल्म के खिलाफ हो जाए तो वो उसको पेंडिंग कर सकता है। मान लो वो देखेगा ही नहीं, मान लो वो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देगा, मान लो जैसे हमारे यहाँ ऑफिसेज में नहीं होता है, जैसे नो ऑब्जेक्शन, जैसे सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाना है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, और उसको 15 की फ्लाइट है और लटका दिया ऑफिसर ने कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा है, तो कई बार तो वो नहीं जा पाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं गवर्नमेंट में। ये तो बहुत ही पेटी। हाँ, कई लोग। आपने वो देखी नहीं फिल्म, वो जो उसमें शेखर कपूर की एक फिल्म थी, शेखर कपूर लीड रोल में थे, एक डॉक्टर की मौत, तपन सिन्हा की फिल्म थी, जिसमें वो फाइनली बहुत बड़ा डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, और रेयर होता है कि कोई मेल डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, और वो एक रिसर्च कर रहा है जिससे देश समाज का भला होगा, और ब्यूरोक्रेसी उसको करने नहीं दे रही है, तो फाइनली वो देश छोड़कर अमेरिका जाने का, विदेश जाने का फैसला करता है। कूल। और हाँ, मतलब ये आपने कवर कर लिया कि आपकी जो राय है इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग सेंसरशिप, तो आपने बता दिया। ठीक है, तो ये जो जॉर्ज कार्लिन है, जिन्होंने ये 7 words दैट यू कैन नेवर सी ऑन टेलीविजन, तो ये कुछ लोग होते हैं जो कुछ बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में था, मतलब ऑडियो कैन पे वरुण ग्रोवर ने बोला था, या कोई और इंटरव्यू में, कि ये आर्टिस्ट को पता नहीं होता लाइन कब क्रॉस कर रहे हैं, वो क्रॉस करने के बाद ही समझते हैं, राइट? और किसी का भी इंटेंशन नहीं होता है कि मैं अभी ये क्रॉस करना चाहूँगा ताकि मुझे पॉपुलैरिटी मिले या मुझे फेम मिले या व्हाटएवर। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि हाउ हमारे सोसाइटी के लिए क्या हम कैसे देखें कि हम ये आर्टिस्ट को कैसे अप्रिशिएट करें, कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट? जब कोई आर्टिस्ट कोई एक्स्ट्रा वल्गर सीन दिखा रहा है या बहुत वायलेंस दिखा रहा है, तो उसके पीछे की कल्पना क्या है वो जान के वो देखना है, रादर देन ये एब्सोल्युटली कुछ क्राइम दिखा दिया, राइट? तो एज अ ऑडियंस हम कैसे देखें इसको? देखिए, हमारा समाज एक गुलाम समाज रहा है। इतने सालों तक हम गुलाम रहे, तो उसमें हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है। दूसरा, हमारा समाज एक तरह का नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा। जैसे आप फोक सोसाइटी में जाओ, जो उस तरह की, जैसे भोजपुरी सोसाइटी को मैं जानता हूँ, मैं भोजपुरी समाज से बिलोंग करता हूँ, और राजस्थानी सोसाइटी में जाओ, कुमाऊनी में जाओ, या बुंदेली में जाओ, या इस तरह से देश में हजारों फोक सोसाइटी है जो ग्रामीण सोसाइटी है। वहाँ की भाषा, जो कि भद्र लोक में, यानी कि एकेडमिक की भाषा और उसकी भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। जो चीज एकेडमिक्स में अश्लील है, वल्गर है, वो वहाँ एक्सेप्टेड है। अब जैसे औरतों को लेकर जितनी गालियां बनी, एक तो मुझे आश्चर्य होता है कि सारी गालियां औरतों को लेकर हमारे हिंदुस्तान में क्यों बनी है।
मर्दों को लेकर तो बहुत कम गालियां हैं और वहां एक्सेप्टेड हैं। जैसे एक शब्द मैं बोलता हूं, ये गाली है और मैं इस शब्द का विरोध करता हूं, फिर भी बोलता हूं, एक छिनाल शब्द है। अब भोजपुरी समाज में छिनरी बुजरी आमतौर से लोग बोल देते हैं और लोक गीतों में आता है वो। तो उसमें आता है कि जैसे मान लीजिए उसमें, तो उसी तरह भद्र समाज में भद्र लोग जो है उसमें कई भाषा की चीजें होती हैं। तो ये जिस तरह का समाज होता है वो और समाज बदलता रहता है। मैं 67 बॉर्न हूं, तो 77 तक का मुझे होश है। उस समय जिस भाषा का प्रयोग समाज में होता था, अब आप देखिए तो सारे बंधन धीरे धीरे टूटते गए हैं। मान लीजिए उस समय हम छुप कर सिनेमा देखते थे, हमारी पिटाई होती थी। मेरी खुद पिटाई हुई है जब मैंने 1000वीं फिल्म देखी है। और जब मैं कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चला तो मेरी आंखों में आंसू थे कि जिस पैशन के लिए मेरी पिटाई हो रही थी वही उन पैशन मुझे कान तक ले गया। लेकिन हमारे समाज में समझने को कहां से हमारे पेरेंट्स समझेंगे। तो उसमें माना गया कि सिनेमा लोगों को बिगाड़ता है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि महात्मा गांधी ने जिंदगी में एक फिल्म देखी है और वो भी इंटरवल तक। 1940 की फिल्म है, उसका नाम है रामराज्य। और जैसे ही उसमें पंचवटी का सीन आता है, आप उस समय की नैतिकता को जरा ध्यान से देखिए। पंचवटी के सीन में जो सीता माता हैं, उनका एक डायलॉग आता है उस फिल्म में कि बड़ा मजा आ रहा है। अब बड़ा मजा आ रहा है आज के जमाने के लिहाज से सोचें तो कोई अनुचित वाक्य नहीं है, लेकिन उस समय महात्मा गांधी को लगा कि इससे उनकी आस्था घायल हुई है। वो सीता माता को ये वाक्य कहते हुए परसीव ही नहीं कर सकते। जैसे हमने माँ का जो कॉन्सेप्ट लिया है, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि माँ भी कुछ आनंद ले सकती है, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो सेक्स का हो, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो चुंबन का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घूमने का हो। कंप्लीटनेस में इसको सोचिए, हम ये कभी सोचते हैं? तो महात्मा गांधी उठे और चल दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिनेमा लोगों को व्यभिचारी, शराबखोर और भ्रष्ट बनाता है। लिखा महात्मा गांधी ने। उसके खिलाफ ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको 3 लंबी चिट्ठियां लिखी और पूछा कि बापू, यदि हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप कहेंगे कि हवाई जहाज ही मनुष्यता के खिलाफ है, या आप उस पर चढ़ना छोड़ देंगे? लेकिन पंडित नेहरू प्रोग्रेसिव थे, वो सिनेमा के सपोर्ट में थे। उन्होंने चेतन आनंद को सपोर्ट किया। हकीकत यदि नेहरू नहीं होता तो लेकिन नेहरू से ज्यादा इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पर महात्मा गांधी का था। तो आप याद कीजिए अपने बचपन को और उन इलाकों में जाइए ऑल इंडिया में कि उस जमाने में सिनेमा को एक अनिवार्य माने एसेंशियल एविल माना गया। तो हम तो उससे बाहर निकले हैं ना। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ नरसिम्हा राव की सरकार में, उसके बाद सिनेमा धीरे धीरे मिडिल क्लास में एक्सेप्टेंस हुआ। नहीं तो सिनेमा कलाकारों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग उनको क्या समझते थे, उन लड़कियों को जो सिनेमा में काम करती थी। तो इस सेंसरशिप और सारे मुद्दे का संबंध हमारी समाज की मानसिक बुनावट से है, मैं ये कहना चाहता हूं। सुपर। तो हम कंक्लूड करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज लाइक फिर फ्यूचर क्या है? अभी OTT आ गए हैं और हमारा ग्लोबल एक्सपोजर हो रहा है। हम बहुत सारे फॉरेन सिनेमा देख रहे हैं, फॉरेन TV शोज देख रहे हैं। तो ऐसी कोई एक यूटोपियन दुनिया है कि फिल्म मेकिंग में जहाँ पे सेंसर बोर्ड ना हो, या अभी तो जैसे आपने कहा ज़रूरत है इंडिया की मैच्योरिटी को देखते, बट लाइक और ये भी मुद्दा अलग से रहता है जैसे कि ये अथॉरिटेरियन रीजिम्स को इतना लेना देना नहीं होगा कंटेंट को लेके, एज लॉन्ग एज वायलेंस नहीं हो रहा है। तो फिर क्या लाइक हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक आपके हिसाब से? देखिए, जिसको हम सरकार कहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि सरकार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। सरकार एक मल्टी लेयर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसमें नीचे से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सरकार है ना। तो जब तक किसी भी सरकार में, जब तक आप बेसिक इथॉस को और सरकार के बेसिक्स को हिट नहीं करते हैं, तब तक सरकार आपकी परवाह नहीं करती। तो आपको लिबर्टी है। और हमारे देश में दुनिया के और देशों के मुकाबले, माने पश्चिम को छोड़ दीजिए, तो बाकी एशिया अफ्रीका के देशों के मुकाबले, या खुद चाइना और रसिया के मुकाबले, ईरान इराक के मुकाबले,
ज्यादा लिबर्टी है। तो फ्यूचर में देख रहा हूं कि ये ऐसा एक प्रोसेस है जो मैंने दो जिन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, उसमें एक हमारे फेवरेट थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। तो वीपी सिंह अक्सर कहा करते थे कि पर्दे से पाप बढ़ता है। ये मैंने अपना लिया कि जितना आप छुपाएंगे उतना गलत चीज होगी। दूसरी चीज कहते थे कि ये जो सोशल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको एक बार आप ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। आपको इसको ट्रिगर करना आपके हाथ में है, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे मंडल कमीशन आया और देश में जातिवाद का जिस तरह से बहस छिड़ी, तो मंडल कमीशन वीपी सिंह ट्रिगर तो कर सकते थे, लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर सकते थे। उसी तरह जो समाज में खुलेपन की प्रक्रिया और मनुष्य के ब्लड में है ओपननेस और फ्रीडम की आकांक्षा, डिजायर फॉर फ्रीडम। ये क्या होता है ना कि एक होता है जो मैंने सीखा कि एक होता है नॉलेज। जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना फ्रीडम बढ़ेगा। तो पहला स्टेप है नॉलेज, दूसरा स्टेप है फ्रीडम। माने नॉलेज से फ्रीडम मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ और शास्त्र, सा विद्या विमुक्त है। विद्या आपको फ्री करती है, मुक्त करती है। यानी कि नॉलेज से फ्रीडम होता है, और फ्रीडम से क्या मिलता है? हैप्पीनेस। तो ये एक रास्ता है जो नॉलेज से शुरू होकर हैप्पीनेस तक जाता है। ये ट्रिगर हो चुका है इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन के बाद, और ये रशियन सोसाइटी में भी हुआ। आप ईरान में देखिए वो हिजाब के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, सऊदी अरबिया में जो विजन 2030 है क्राउन प्रिंस का, जहां की अधिकार मिल रहे हैं। ईरान में जो औरतों को आज़ादी नहीं थी फुटबॉल मैच देखने की, और जफर पनाही ने फिल्म बनाई ऑफ साइड 2006 में, और उसके 10 साल बाद जाकर ईरानी अथॉरिटी ने उनको आज़ादी दी। तो ये सर, अब चूंकि अमेरिका और यूरोप में, अमेरिका में मान लीजिए 400 साल से डेमोक्रेसी है, यूरोप में भी उतने 400 साल से है, फ्रांस में उस तरह से है 400 साल से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1774 अमेरिका फ्रीडम मूवमेंट और 1779 फ्रांस का। तो ये सारा फ्रेंच से आया ना, जो कॉन्सेप्ट वहां के जो थिंकर्स थे, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो। तो उसने कहा ना कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी, तीन मूल्य है ना। आज पूरी दुनिया उसी तीन मूल्य की ओर जा रही है ना। तो मैं बहुत अच्छा भविष्य देखता हूं कि हमारे समाज में जितना शिक्षा, क्योंकि हम 140 करोड़ के देश में हैं, और जहां मैंने कहा कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जिसने जो सरवाइव किया, तो इस 140 करोड़ के देश में जितनी शिक्षा बढ़ेगी, अभी कितनी साक्षरता है हमारी, मास्टर डिग्री तक पहुंचने में कितना % पॉपुलेशन है, आप सोचिए कितना छोटा। तो जब हम पढ़ लिख जाएंगे और शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे फ्रीडम की आकांक्षा बढ़ेगी, और वैसे वैसे हैप्पीनेस बढ़ेगा, मेंटल हैप्पीनेस बढ़ेगा देश में। तो एक सेंसर फ्री समाज बन जाएगा हमारा, लेकिन उस जैसे कि यूरोप अमेरिका बना हुआ है। तो अब उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ी गरीबी कम हो जाए देश में, और यानी कि सबको रोजगार मिल जाए, और भूखमरी तो ना हो उस तरह से जैसे अभी गरीबी है, और थोड़ी मॉडर्निटी बढ़ जाए हमारे देश में, आधुनिक ढंग से सोचने समझने की समझ, और वो समझ परंपरा को रिजेक्ट करके नहीं हो। जैसे हमारे पास परंपरा की पूंजी हो और प्रगति की आशा हो, उम्मीद हो। तो यदि हम परंपरा और प्रगति का मेल बिठा सके, यदि हम डिसिप्लिन और फ्रीडम का मेल बिठा सके, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। आपने जैसे कहा कि ये नॉलेज फॉर फिर फ्रीडम और हैप्पीनेस, आई थिंक ये एक तबके में वो हैप्पीनेस आने के बाद ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी आ जाती है कि क्या क्या मुझे देखना है, क्या नहीं देखना है, और किस मुद्दों पे सोचना भी है। ओके, आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू एंड। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत मतलब ये तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया एपिसोड रहा। इसको बार बार सुनने को डेफिनेटली सुनना चाहूँगा, टू समझने के लिए बहुत सारे लेयर्स हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप आई कैन हैव यू अगेन सम टाइम अगेन। थैंक यू वेरी मच। That's it. And that's it from today's Gyan session. For show notes and more Gyan, visit audiogyan.com. And if you wish to connect with me, I am at AudioGyan Moments on Instagram. Until then, take care.